आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है कि आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब आप उस डेटा को कैसे एक्सेस करोगे, लाइक मान लो मैं एक यूज़र हूँ और आप एक एंड यूज़र हो उस डेटाबेस के, ठीक है। और हमें मान लो कोई डेटा चाहिए और उसको थोड़ा बहुत अपडेट करना है और उसको वापस स्टोर करना है। सो दिस इज बेसिकली ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज बेसिकली टॉकिंग टू अ डेटाबेस। आप डेटाबेस से किस तरीके से बात करते हो वो होता है ट्रांजैक्शन। और कॉन्करेंसी का मतलब क्या है, देखो एक डेटाबेस बहुत सारा डेटा स्टोर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग डेटाबेस ले लो आप। तो अगर एक बैंकिंग डेटाबेस में मैं अगर एक अपना अकाउंट है उस अकाउंट से कुछ विड्रॉ कर रही हूँ तो वो एक ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। अब मैं उससे विड्रॉ कर रही हूँ और अगर मान लो कि हमने कॉन्करेंसी अप्लाई ही नहीं। कॉन्करेंसी इज बेसिकली एक ही टाइम पे मोर देन वन यूजर्स हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा बैंकिंग सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक SBI का अकाउंट है, अब मैं वहाँ से डेटा लेके आ रही हूँ, मान लो उस टाइम पे वो किसी और को ट्रांजैक्शन करने देगा ही नहीं, तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट हुआ, राइट। सो कॉन्करेंसी इज बेसिकली एक टाइम पे मोर देन वन यूजर्स उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली अ रिकॉर्ड, बट उस पूरे के पूरे डेटाबेस को एटलीस्ट एक्सेस कर सकते हैं हम। सो दैट इज नोन एज कॉन्करेंसी, ओके। तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट जो है ये बताता है कि हम कैसे कैसे इसके अंदर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पहले टॉपिक्स गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम सबका डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड व्हाई इट इज़ नीडेड, क्यों हमको ज़रूरत पड़ी ट्रांजैक्शन करने की। देन आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड बेसिकली ACID। ये हम पढ़ेंगे क्या होता है, किसका मतलब, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांजैक्शन को जो फुलफिल करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है शेड्यूल ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन को कौन से तरीके से आप शेड्यूल करोगे, लाइक वन बाय वन, ताकि हमारा डेटा जो है डेटाबेस में वो इनकंसिस्टेंट ना रहे, राइट। हमारा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए और डेटा कुछ भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए डेटा पे, है ना। तो उस चीज़ के लिए होता है शेड्यूल ऑफ ट्रांजैक्शन। शेड्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, शेड्यूल बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी एंड शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। इसका मतलब दोनों का हम आगे पढ़ेंगे, सो प्लीज़ टेंशन मत लेना। इसके बाद आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, राइट। अगर आप एक इंसान ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दूसरा इंसान उसको कैसे एक्सेस करेगा, सो दैट इज कॉन्करेंसी। उसके 2 प्रोटोकॉल होते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल एंड 2 फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, है ना। इसके बाद आता है डेडलॉक। अब मान लो मैं किसी एक डेडलॉक, आपको सबको पता ही है कि मैं किसी का वेट कर रही हूँ, वो मेरा वेट कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली डेडलॉक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक डेटाबेस में कैसे हो सकता है, ठीक है। डेडलॉक प्रिवेंशन की 2 टेक्निक्स होते हैं, वुंड वेट एंड वेट डाई। इसका भी हम मतलब आगे पढ़ेंगे। डेडलॉक के बाद आता है रिकवरेबिलिटी। मान लो कि आपके डेटाबेस में कुछ आपका लॉस हो गया डेटा, ठीक है, तो उसको रिकवर कर, जैसे अचानक से पावर फेलियर हो गया आपका, है ना, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसको कैसे रिकवर करेंगे हम, उस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। दिस इज इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इमीडिएट एंड डिफर्ड, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आते हैं हमारे ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल में। इसमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड ये वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब टॉपिक्स भी आपको पता होना चाहिए, तो उसका बेसिक आइडिया मैं आपको बिल्कुल दूंगी, बट गेट में मोस्टली इस टॉपिक से और इस टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो आइए बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। ट्रांजैक्शन इज़ बेसिकली अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस। तो डेटाबेस के पास डेटाबेस पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, रिट्रीवल, बहुत सारे टाइप के हैं। कोई भी अगर आप ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। फॉर्मल डेफिनेशन ये होती है, अ ट्रांजैक्शन इज एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम दैट फॉर्म्स अ लॉजिकल यूनिट ऑफ अ डेटाबेस ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड रिट्रीवल, ठीक है। इसका काम कैसे आता है आप खुद सोचो। एक बैंकिंग आपके पास सिस्टम है, लेट्स अज्यूम एक बैंक है, उसके पास उसका डेटाबेस है। तो इंसर्शन कब आएगा, जब आप मान लो एक नया यूज़र अकाउंट बनाया, मैंने जाके अपना अकाउंट खुलवाया बैंक में, तो वहाँ पे क्या करेगा वो बैंक डेटाबेस में एक मेरे को एक अकाउंट नंबर अलॉट करेगा, मेरा नाम, मेरा बैलेंस, ये सब स्टोर करके रखेगा। तो दैट इज इंसर्शन, कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड करना। डिलीशन इज, अब मान लो मैंने बोला मुझे अकाउंट नहीं चाहिए, मैंने अपना अकाउंट बंद करवाया, तो वो क्या करेगा, उस डेटाबेस से परमानेंटली मेरा नाम, मेरा अकाउंट नंबर डिलीट कर देगा। सो दैट इज डिलीशन। व्हाट इज अपडेशन, अपडेशन इज, मान लो आपने कुछ डिपॉजिट कराया अमाउंट, तो वो क्या करेंगे, आपके डेटाबेस में जाके आपके अकाउंट के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी अमाउंट की उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, जो भी। सो दैट इज अपडेशन,
उसके बाद होता है रिट्रीवल। रिट्रीवल इज बेसिकली आप कुछ अपडेट वगैरह नहीं करोगे, आप सिंपली रीड करोगे। जैसे आप मान लो आप चेक करते हो ना आपका अकाउंट बैलेंस कितना बचा है, सो दैट इज बेसिकली रिट्रीवल। आप सिर्फ वो अमाउंट जो है आपका बचा हुआ वो रिट्रीव कर रहे हो डेटाबेस से, सो दैट इज रिट्रीवल। सो ऐसे टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, ये सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन, ये देखो एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन ये है। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या हो रहा है, आर ऑफ एक्स, ये डिनोट होता है, इसका मतलब है रीड ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सो ये मेरा डेटाबेस है, मान लो इसमें एक्स है कुछ 10, राइट। सो ये क्या करेगा, ये 10 की वैल्यू रीड करेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, रीड इक्वल्स टू एक्स, सॉरी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। सो जो भी इसने एक्स की वैल्यू लाई थी उसको ये बढ़ा के 20 कर देगा, राइट, एक्स प्लस 10। उसके बाद ये राइट ऑफ एक्स है, तो राइट ऑफ एक्स क्या करता है, ये जो वैल्यू हमारी आई इसको जाके वो डेटाबेस में राइट कर देगा। ठीक है, सो ये सारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो हम एक्चुअली डेटाबेस को दे सकते हैं। हमारे ट्रांजैक्शन में बेसिकली ये 5 ऑपरेशंस रहेंगे। तो सबका मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले है आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स का मतलब होता है रीड वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल है, ये रीड करेगा एक्स। तो कहीं भी आपके ट्रांजैक्शन में अगर ये लिखा रहेगा तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स आपको रीड करना है। उसके बाद है ये डब्ल्यू ऑफ एक्स, राइट वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद ये 3 ऑपरेशंस। सो इसमें सबसे पहला है, सबसे पहले कमिट पढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज कमिट, सेव चेंजेस परमानेंटली इनटू द डेटाबेस। तो इसका मतलब है कि आपने जैसे ये लिखा और आप यहाँ लिख के छोड़ दोगे ना इतना, तो ये परमानेंटली चेंज नहीं होगा, आपको यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा। कोई भी एक ट्रांजैक्शन को आप जब कमिट करते हो तो ये चीज़ परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो गई। अब वो नहीं याद रखेगा कि यहाँ पे कभी 10 भी था, वो सीधा इसको 20 कर देगा। दिस इज अ परमानेंट चेंज, आप इससे वापस नहीं आ सकते कभी। ठीक है, सो दैट इज कमिट। व्हाट इज रोल बैक, अनडू सम चेंजेस। अब मान लो ये मैं कमिट नहीं की, एक बार कमिट कर दिया तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसको तो छोड़ दो। मान लो मैंने कमिट नहीं किया और मेरे को लगा कि मैंने गलती से 20 कर दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था 20। तो अगर मैं यहाँ पे रोल बैक करूँगी तो ये क्या करेगा, इसके पहले जो भी स्टेबल स्टेट था हमारे डेटाबेस का, वहाँ पे जाके वापस उसको रोल बैक कर देगा। बेसिकली रोल बैक इज लाइक, अगर मैं यहाँ पे रोल बैक लिखा तो वो रोल बैक करके उसके पहले, इस ट्रांजैक्शन के पहले क्या स्टेट था डेटाबेस का, ये स्टेबल स्टेट था, हमारा डेटाबेस ऐसा था, तो दिस विल रोल बैक, ये ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गया। ओके, नेक्स्ट इज एबॉर्ट। एबॉर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे रीज़न से अगर हमारा हमको ऑपरेशन ही पूरा कैंसिल करना है, लाइक रोल बैक इज डिफरेंट एंड एबॉर्ट, राइट। एबॉर्ट में आपको पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही कैंसिल करना है किसी भी रीज़न से, ड्यू टू सम रीज़न, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा ऑपरेशन फेल हो गया, डेटाबेस नहीं अपडेट कराया, तो वो एबॉर्ट कर देगा उस ट्रांजैक्शन को। या फिर हम खुद भी एबॉर्ट कर सकते हैं अगर हमको लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एबॉर्ट। ठीक है, तो ये 5 इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो अपने डेटाबेस को एक ट्रांजैक्शन के फॉर्म में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके शेड्यूल्स कैसे बनाते हैं हम। सो अब बात करते हैं हम वेरियस स्टेट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन आप स्टार्ट करते हो और एंड करते हो तो उसके बीच में वो कैसे कैसे स्टेट से पास होता है उसकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो डेटाबेस में। सो हम एक ट्रांजैक्शन वही जो लास्ट टाइम हमने लिया था, हम इसको इस बार भी उसी को एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले आप बिगिन करते हो ट्रांजैक्शन। ओके, सो जब आप बिगिन करते हो तो वो जाता है एक्टिव स्टेट में। एक्टिव स्टेट इज़ बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी ट्रांजैक्शन में आपने लिखा है ऑपरेशंस, वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म होते हैं। अब आपका जो भी रीड राइट था तो यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रीड हुई, एक्स 10 था, रीड हुई, अपडेट हुई 20 और वो राइट हो गई यहाँ पे, है ना, इतना हो गया। अब इसके बाद 2 जगह जा सकते हो आप, पार्शियली कमिट और फेल्ड। पार्शियली कमिट का मतलब ये है कि आपके ट्रांजैक्शन में आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो मैंने पूरा कर दिया। ओके, वो मैंने पूरा कर दिया तो बेसिकली हम पार्शियली कमिट में आ जाएंगे, लाइक पार्शियली अभी हमारा ट्रांजैक्शन कमिट हुआ है। ठीक है, और अगर इसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर मैं यहाँ पे कमिट लिख दूँ तो अब इससे क्या होगा, ये कमिट करने के बाद परमानेंटली हमारे डेटाबेस में उसको वो राइट कर देगा। जो भी हमारा एक्स का वैल्यू हमने ला के दिया था उसको वो अपडेट करके वहाँ पे डायरेक्ट राइट कर देगा। सो दैट इज कमिटेड और वो एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड। उसके बाद कमिट इज बेसिकली कमिटेड। ओके, तो ये लिखा ही हुआ है कि हम कमिट पास करेंगे तो ये परमानेंटली हमारे डेटाबेस में चेंज कर देगा।
अब ये एक तरीका हो सकता है एंड होने का, बिगिन से एंड। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने बिगिन किया, हम एक्टिव पे गए, एक्टिव के बाद यहाँ पे आ गए फेल्ड स्टेट। बेसिकली क्या होता है, देखो अब अगर मैंने ट्रांजैक्शन में ये चीज़ें दी, ठीक है, मैं तो दे रही हूँ, एक्टिव में आके वो क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फेल में बेसिकली आपका जो रिकवरी सिस्टम है ना, वो चेक करता है कि अगर मैं कल को ये चीज़ लॉस हो गई मेरा डेटा, तो उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो वो सब चीज़ें होती है फेल्ड स्टेट में। बेसिकली आपका डेटाबेस जो है ना, वो चेक करता है कि कल को अगर वो मेरा डेटा लॉस हो गया तो मैं रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं, और ये सारी चीज़ें। तो मान लो कि ऐसा बोल दिया डेटाबेस ने कि कल को मेरा डेटा लॉस हुआ तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है, बोल सकता है बिल्कुल रिकवरी सिस्टम डेटाबेस का फेल हो गया इस ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसमें क्या होगा कि ये ट्रांजैक्शन को वो फेल्ड स्टेट में डाल देगा, ठीक है। एक्टिव में ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, पर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे डेटाबेस रिकवरी सिस्टम ने मना कर दिया कि भाई मैं कल को इसको रिट्रीव नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम्हारा डेटा लॉस हो गया तो वो चीज़ मैं दोबारा नहीं ला पाऊंगा, है ना। तो ऐसे केस में हम फेल्ड स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि डेटा हमको हमेशा रिकवर करने का ऑप्शन चाहिए ही। तो ऐसे में वो क्या करेगा, एक्टिव को सीधे सीधा फेल्ड में डाल देगा, वो कमिट नहीं करेगा, ठीक है। एक बार आपका ट्रांजैक्शन अगर फेल स्टेट में आ गया, आप कभी भी उस ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं कर सकते। तो अगर वो फेल स्टेट में आ गया तो बेसिकली हम उसको अबॉर्ट करते हैं, अबॉर्ट करने के बाद वो यहाँ पे चला जाता है अबॉर्टेड स्टेट में। अब इसके पास दो ऑप्शन होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि अब देखो मैंने ये सब कर लिया, अब मैं कमिट की जगह मान लो मेरा ये फेल हो गया, ठीक है, वो इंटरनली फेल होता है। अब यहाँ से इसको फेल का कमांड नहीं दे सकते, मान लो ये इंटरनली फेल हो गया कुछ करके, तो अब इसमें क्या होगा, अबॉर्ट वाले जब स्टेट पे जाएगा ना वो, तो ये जो उसने किया था x को 20 किया था, वो उस चीज़ को चेंज कर देगा। लाइक वो अंडू करेगा सारे रीड ऑपरेशंस, रोल बैक करेगा हमारे सारे ऑपरेशंस जो इस ट्रांजैक्शन ने किए, अगर ये अबॉर्ट स्टेट में चला गया तो, ठीक है। तो ये अंडू करेगा हमारे सारे रीड ऑपरेशंस जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, एक्टिव में आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हुए ना, तो उसको वो यहाँ पे अंडू करेगा, ठीक है। अब इसके पास उसके अंडू करने के बाद दो ऑप्शन बचता है, या तो ये पूरे ट्रांजैक्शन को मैं किल कर दूं, सीधा वो एंड स्टेट में चला जाएगा, या तो रोल बैक किया ना उसने, अंडू किया उसने सारे रीड राइट जो भी थे हमारे, अब वो बोलेगा मैं ट्रांजैक्शन को रीस्टार्ट कर दूं, ओके। अगर रीस्टार्ट के बाद फिर से यहीं पे हुआ तो दिस विल कंटिन्यू, अदरवाइज अगर वो पार्शली कमिट मतलब सारे हमारे रिकवरी सिस्टम्स ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहा, तो वो एंड तक चला जाएगा कमिट होने के बाद। तो ऐसा एक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकता है, और एक बार फेल हो गया तो वो अबॉर्ट ही होगा, कोई रास्ता नहीं है कि वो कमिट में चला जाए। अब एक और चीज़, मैंने पहले ये चीज़ नहीं बनाई थी यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पार्शली कमिट से अबॉर्ट जा रही हूँ। मैंने आपको बोला कि एक बार आप फेल्ड स्टेट जा गए तो आप कमिट नहीं जा सकते, है ना, पर अगर पार्शली कमिट हुआ है तो आप अबॉर्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपके ऑपरेशंस कंप्लीट हुए, अब आपको मैनुअली अबॉर्ट करना है कुछ। यहाँ पे क्या हो रहा था कि सिस्टम फेल करता है, कोई एक ट्रांजैक्शन को सिस्टम बोल रहा है कि अब मैं इसको फेल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता, तो ये सिस्टम का होता है। पर अगर आप खुद इसको दोगे अबॉर्ट का ऑप्शन, ना कि कमिट, आप यहाँ पे आपने अबॉर्ट लिख दिया कमिट की जगह, तो आप बेसिकली मैनुअली अबॉर्ट कर रहे हो। अबॉर्ट करोगे तो वो अंडू करेगा, सेम वही चीज़ है, अंडू करेगा, और उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन होंगे, रीस्टार्ट और किल। पर यहाँ पे बेसिकली चूंकि हम दे रहे हैं अबॉर्ट का ऑप्शन, तो बेसिकली इट किल्स आवर ऑपरेशन, कि अब हो सकता है हमने यूज़र से गलती हो सकती है ना, कि हमने ये करे, हमको करना नहीं चाहिए था ये चीज़, तो हम अबॉर्ट कर रहे हैं, तो अब इस ऑपरेशन को किल कर दो, इस ट्रांजैक्शन को किल कर दो। उसने कुछ चेंज भी नहीं किया हमारा, और सब कुछ ठीक भी हो गया वापस से। तो ये होता है इतना। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इज़ नीडेड, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी, हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ट्रांजैक्शन करते टाइम। तो बेसिकली अब पहले तो हम एक ही ट्रांजैक्शन ले रहे थे, अब हम दो ट्रांजैक्शन लेंगे। जनरली हम दो का लेके ही हम देखते हैं एग्जांपल्स वगैरह कैसे करने हैं हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे है डर्टी रीड। सो ये प्रॉब्लम्स है हमारी, ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, डर्टी रीड। तो डर्टी रीड का मतलब क्या होता है, रीडिंग अनकमिटेड डेटा। मतलब मान लो हमारा एक ट्रांजैक्शन है, उसने कुछ चेंज किया और वो कमिट नहीं किया अभी, ठीक है, और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आके उस डेटा को रीड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रीड किया, से x की वैल्यू 10 थी, ओके, x की वैल्यू 10 थी मेरी। अब ये क्या होगा, रीड x जब होगा तो x की वैल्यू वो 10 रीड करेगा, फाइन। फिर x इक्वल्स टू x प्लस 5, तो x की वैल्यू 15 हो गई, अपडेट की उसने। अब राइट ऑफ x, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके राइट कर देगा, है ना, 15।
पर ये मेरा कमिट नहीं हुआ ये ट्रांजैक्शन मेरा अभी तक। ओके, अब कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आ रहा है, वो बोल रहा है रीड ऑफ एक्स। ओके, सो अब ये क्या रीड करेगा, जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न है 15 है ना। अब x इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 25। ओके, देन राइट ऑफ x, तो ये इसको फिर 25 कर देगा एंड दिस इज कमिट। तो ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया 25। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इसको अबॉर्ट कर दी, इस ऑपरेशन को मैं पूरा का पूरा अबॉर्ट कर दी, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जब ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ तो एक्चुअली में आप खुद सोचो, ये वाली चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी कभी, है ना। मतलब इसने जो रीड किया वो यहाँ से डेटा रीड किया, ये गलत था, ठीक है। उसको एक्चुअली में ये वाले ट्रांजैक्शन को क्या करना चाहिए था, रीड ऑफ एक्स, इनिशियली मेरी क्या थी, डेटाबेस में वैल्यू 10 थी, उसको 10 रीड करना चाहिए था। जब वो 10 रीड करके 10 ऐड करेगा तो दिस विल बिकम 20, इसको रीड 15 की जगह 10 करना चाहिए था, ये 25 की जगह 20 होना चाहिए था, और ये कमिट होके फाइनली डेटाबेस में हमारा 20 होना चाहिए था, ना कि 25। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई। यहाँ पे हमने राइट के बाद कमिट ना करके उस डेटा को किसी और ट्रांजैक्शन से रीड कराया। सो दिस इज बेसिकली डर्टी रीड, अनकमिटेड डेटा। इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल सोचो कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है। एक ने असाइनमेंट लिखा, ठीक है, असाइनमेंट लिखा। अब दूसरे दोस्त ने बोला कि मुझे असाइनमेंट भेज दे, मुझे चाहिए सॉल्यूशंस, तो आपने भेज दिया, ठीक है। पर हुआ कि उसने आपका जो भी असाइनमेंट था कॉपी करके कमिट कर दिया, उसने सबमिट कर दिया असाइनमेंट जाके। पर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा ये चीज़, ठीक है। आपने कुछ अपने आंसर्स वगैरह चेंज कर दिए, पहले आपने गलत लिखा था, अब आपने सही कर दिया, और उसके बाद आप जाके सबमिट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बेसिकली उसके पास जो डेटा हुआ वो गलत हो गया, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली अनकमिटेड डर्टी रीड प्रॉब्लम, कि आप कोई भी बिना कमिटेड डेटा को रीड कर रहे हो। ओके, ये हो गया। दूसरी प्रॉब्लम होती है अनरिपीटेबल रीड। ओके, सो इसके लिए बेसिकली आपको एक टर्म पता होना चाहिए, आइसोलेशन। जो भी डेटाबेस हमारा ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ एसिड प्रॉपर्टीज़। उनमें से एक होता है आइसोलेशन। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पर आप ये प्रॉब्लम समझ लो, समझ में आ जाएगी आई गेस। तो बेसिकली आइसोलेशन का ये मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन को लगता है कि मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने डेटाबेस में मान लो 10 थी वैल्यू मेरी x की। ओके, तो जब मैं यहाँ पे रीड करूँगी तो x इक्वल्स टू 10 रीड करेगा ये, फाइन। अब यहाँ पे आई मैं, यहाँ पे फिर वो 10 रीड करेगा, उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा 5 और राइट कर देगा। सो x 10 था, वो हो गया 15, है ना। अब जब ये दोबारा रीड किया, ठीक है, तो इसको क्या वैल्यू मिली, 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये बोलेगा कि अरे मैंने तो कुछ अपडेट किया ही नहीं, तो x की वैल्यू 10 से 15 कैसे हो गई। लाइक बेसिकली अनरिपीटेबल रीड इज, आप जब रिपीट करके दोबारा रीड कर रहे हो किसी वैल्यू को तो आपको इनकन्सिस्टेंसी मिल रही है। यहाँ पे T2 को लगेगा कि T2 को लगता है कि मैं अकेले हूँ, आइसोलेशन वाली चीज़ जो होती है, T2 को लग रहा है मैं अकेले हूँ और मैंने तो ये चीज़ की ही नहीं, मैंने 5 ऐड किया ही नहीं, तो यहाँ पे 5 कैसे आ गया। ओके, सो दिस इज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ऐसे ही 2 और प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन में आती है। सो अब हम बात करते हैं बाकी दोनों प्रॉब्लम्स की जो आती हैं हमारे डेटा कॉन्करेंसी एंड ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे देखो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी 2 ट्रांजैक्शन को अगर कॉन्करेंटली रन कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो T1 और T2 है। T1 ने क्या किया, राइट ऑफ एक्स अपडेट किया और यहाँ पे बाद में राइट कर रहा है। तो लॉस्ट अपडेट में बेसिकली क्या होता है कि अगर 2 ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं तो अपडेट फ्रॉम वन ऑफ द ट्रांजैक्शन गेट्स लॉस्ट। तो ये कैसे होता है आप देखो, लेट्स से x की वैल्यू है डेटाबेस में 10। ओके, तो यहाँ पे रीड किया 10 और इसने x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो x की वैल्यू कर दी 15, ठीक है। पर अभी ये डेटाबेस में वापस राइट नहीं कर रहा है, सो माई डेटाबेस स्टिल हैज़ 10, राइट। उसने अपने लोकल वेरिएबल में 15 बस ऐड किया, राइट अभी उसने डेटाबेस में नहीं किया है, सो दिस इज 10। अब इसके बाद रीड ऑफ एक्स, अब यहाँ पे गया, अब इसने देखा यहाँ पे क्या है डेटाबेस में, दिस इज माई डेटाबेस। सो इसने देखा यहाँ पे 10 है, इसने फिर 10 ऐड किया, सो दिस बिकम्स 20 और ये राइट ऑफ एक्स कर दे रहा है। ओके, सो दिस इज 20, सो दिस गेट्स
अपडेटेड टू 20। यहाँ तक क्या हुआ, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ये खत्म हुआ, इसके बाद देखो ये ट्रांजैक्शन का राइट ऑपरेशन आया। तो राइट ऑपरेशन ये क्या करेगा, यहाँ पे लोकली x की वैल्यू इसके पास 15 स्टोर्ड है, राइट, जो यहाँ से आई है। तो ये 15 को वो राइट करेगा डेटाबेस में, है ना। तो दिस विल 15। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा यही वाला ट्रांजैक्शन चला, उसने x की वैल्यू रिट्रीव की, 5 किया और 15 कर दिया। ये वाले ट्रांजैक्शन का अपडेट लॉस हो गया। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, पहले 10 था, 10 से 5 ऐड होके 15, 15 से 10 ऐड होके 25 आना चाहिए था आंसर हमारा, राइट। पर आ क्या रहा है हमारा 15, क्योंकि x + 10 ये वाला जो था ये लॉस हो गया हमारा। सो दिस इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। इसके बाद आता है फैंटम रीड प्रॉब्लम। फैंटम रीड मतलब फैंटम इज बेसिकली घोस्ट, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, घोस्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 है, T2 है, T2 ने पहले x की वैल्यू रीड करी, ओके। सो लेट्स से मेरे डेटाबेस में x था जिसकी वैल्यू 10 थी, ओके। तो ये रीड करेगा इसको, बट फिर T1 ने बोल दिया डिलीट कर दो x को। तो डिलीट करोगे अगर T1 बोल रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए स्टोर होगा या इसके लिए डिलीट, डेटाबेस तो एक ही है ना। सो क्या होगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिलीट हो गया, तो अब जब ये फिर से रीड करने का ट्राई करेगा तो इसको डेटाबेस क्या बोलेगा कि ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फैंटम इज बेसिकली लाइक कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको रीड कर रहा है, इसलिए इसका नाम फैंटम रीड बना। तो इसमें भी क्या दिक्कत आ रही है कि ये बोलेगा, T2 बोलेगा कि अभी तो मैं थोड़ी देर पहले x को रीड कर रहा था, तो 10 की वैल्यू तुम दे रहे थे मुझे, अब कहाँ चला गया मेरा x, मैंने तो कुछ किया भी नहीं x में, पर x गायब हो गया मेरा। सो दिस इज बेसिकली फैंटम रीड। ये एक तरीके से आपका जो अनरिपीटेबल रीड है उसी के टाइप का है, बट इसका अलग से नाम दे दिया गया है फैंटम रीड। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी डेटाबेस में। इसके कारण हमको ध्यान रख के ये जो आप करते हो ना, लाइक एक दो ट्रांजैक्शन होता है तो किसके बाद रीड आना चाहिए, किसके बाद राइट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्करेंसी में जो आती है। लाइक अगर मोर देन वन ट्रांजैक्शन हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो कौन सा कब राइट करेगा, कौन सा कब रीड करेगा, तो वो सारी चीज़ें आपका ध्यान रखते हैं शेड्यूल्स। ओके, शेड्यूल्स इज बेसिकली एक ऐसे तरीके से दो ट्रांजैक्शन या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना कि डेटा में ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए हमारी। सो वाई नीडेड का मतलब कॉन्करेंसी की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, क्यों हमको ट्रांजैक्शन को मतलब साइड बाय साइड देखते हुए रन कराना पड़ा। आप रैंडमली कुछ भी ट्रांजैक्शन कहीं भी रन नहीं करा सकते, आपको शेड्यूल बनाना होगा तभी आप रन करा सकते हो। और उस शेड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये चारों प्रॉब्लम्स हमारे डेटाबेस में आ रही थी जो हमारे डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट बना देंगी। सो अब हम आगे पढ़ेंगे शेड्यूल्स क्या होता है और उनके बारे में। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद ट्रांजैक्शन, मैंने बोला था शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर शेड्यूल से पहले एक और टॉपिक है, छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड प्रॉपर्टीज़। सो बेसिकली ये एसिड प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि हमारा जो भी डेटाबेस है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होनी चाहिए। ओके, सो एसिड इज बेसिकली ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। सो व्हाट इज एटॉमिसिटी? अ ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म्ड आइदर इंटायरली और नॉट एट ऑल। इसका ये मतलब है कि जैसे रीड राइट या बहुत सारे आपके ट्रांजैक्शन में ऑपरेशंस हैं, तो या तो वो पूरा का पूरा सेट होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपने उस ऊपर के दो रीड और राइट कर लिए, नीचे के नहीं किए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो आइदर इट इज़ परफॉर्म्ड और पूरा का पूरा इंटायरली और नथिंग एट ऑल। ओके, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट। आपको बेसिकली इसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ में आपको नाम याद रखना है कि एसिड क्या होता है, उसका डेफिनेशन और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सेकेंड इज सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी प्रिजर्वेशन। सो कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि आपके डेटाबेस में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जब भी आप स्कीमा डिफाइन करते हो अपने डेटाबेस का तो उसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लाइक मान लो एक इंटीजर है, एक फ़ोन नंबर है, उसकी वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, या उसकी भी कोई एक रेंज दे दोगे आप। जैसे अगर इंडिया का फ़ोन नंबर है तो इट स्टार्ट्स विद +91 या कुछ भी, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, राइट। तो वो सारे कंस्ट्रेंट्स आप डेटाबेस का स्कीमा जब डिफाइन करते हो तो आप डिफाइन करते हो। तो कंसिस्टेंसी प्रिजर्वेशन का ये मतलब है कि अब ट्रांजैक्शन करने के बाद भी जो हमारा स्कीमा का कंस्ट्रेंट्स है वो हमेशा होने ही चाहिए। लाइक ऑल द कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाइड इन द स्कीमा मस्ट होल्ड ट्रू इवन आफ्टर द ट्रांजैक्शन। ओके,
TXN मतलब ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। सो ट्रांजैक्शन के बाद भी वो सारे कंस्ट्रेंट होने चाहिए। जैसे मान लो आपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक में थे 500 रुपीज़, आपने 1000 निकाला जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो आप इसका कंस्ट्रेंट डिफाइन करके रखोगे ना कि मेरा अकाउंट बैलेंस 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप ऐसा ट्रांजैक्शन कर दो जो कंस्ट्रेंट को वो कर दे, हमारा मतलब कंस्ट्रेंट्स को फॉलो ना करे। ओके, सो कंसिस्टेंसी प्रिजर्वेशन इज हमारा डेटा हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए इवन आफ्टर अ ट्रांजैक्शन। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर की। एप्लीकेशन प्रोग्रामर को ऐसा लिखना होता है डेटाबेस कि जब भी उसमें ट्रांजैक्शन भी हो तो भी इनकंसिस्टेंसी ना आए हमारे डेटा में। इसके बाद होता है आइसोलेशन। इसके बारे में पहले भी बात कर रही थी। आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन। आइसोलेशन का ये मतलब है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन को लगना चाहिए कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो वो बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि हर कोई चाहता है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, राइट, कि वो हमेशा वन एंड ओनली वन रहे। तो वैसा ही है यहाँ पे ट्रांजैक्शन को लगना चाहिए कि मैं ही एक अकेला हूँ तो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। सो एनी ट्रांजैक्शन शुड बिलीव इट इज़ रनिंग इन आइसोलेशन फ्रॉम ऑल द अदर ट्रांजैक्शन। उसको ये लगता है कि अभी मैं हूँ तो अभी सिर्फ मैं ही रन हो रहा हूँ, मेरे साथ साथ कोई और नहीं हो रहा है। तो ये ना एक्चुअली नहीं होता ये चीज़, दिस इज जस्ट अ लॉजिकल थिंग। दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल थिंग। एक्चुअली ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको बताया आप कॉन्करेंटली रन करते हो ना ट्रांजैक्शन को, तो पर एक ट्रांजैक्शन को लगना चाहिए कि मैं कॉन्करेंटली नहीं रन हो रहा हूँ, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे इस टाइम पे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम। ओके, ये सारे जो है ना ये डेटाबेस के ही पार्ट है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ DBMS एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट, कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम, ये सब DBMS के पार्ट है आपके। उसके बाद फोर्थ, D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का ये मतलब है एक बार एक ट्रांजैक्शन ने कमिट किया कुछ, लेट्स से मैंने एक डेटा लिया, उसको राइट किया और उसको कमिट किया, तो एक बार मैंने कमिट कर दिया ना तो वो परमानेंटली वो चीज़ डेटाबेस में स्टोर होनी ही चाहिए कि एनी कमिटेड चेंजेस मस्ट परसिस्ट इन अ सिस्टम। कुछ भी हो, ड्यूरेबल होना चाहिए वो चीज़। एक बार मैं कमिट कर दी तो दोबारा मैं उसी को लेके आऊँगी। ऐसा नहीं कि आपने कमिट किया, मान लो और लाइट चली गई, ठीक है, अब लाइट चली गई तो क्या हो गया, मैंने तो कमिट कर दिया था ना, तो उस चीज़ को मुझे वही चीज़ वापस चाहिए। तो ये चीज़ संभालता है रिकवरी सब सिस्टम। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रिकवरी सब सिस्टम और ये कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम, दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो ये सारी होती हैं। एसिड का फुल फॉर्म क्या था? A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, C कंसिस्टेंसी प्रिजर्वेशन, I इज़ फॉर आइसोलेशन एंड D इज़ फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये कौन कौन हैंडल करता है ये आपको चारों याद होना चाहिए। इसके डायरेक्टली गेट में दो बार क्वेश्चन आए हैं, 2 से ज़्यादा भी आए हैं, बट मैं अभी रिसेंटली 2 बार आए हैं 15-16 में। एक बार हम वो देख लेते हैं, अब छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, एक बार वो देख लेते हैं अब। लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसिड प्रॉपर्टीज़। आपको बस डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्या काम करता है वो और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बोला लास्ट टाइम। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, गेट 2016 में आया हुआ है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेटाबेस ट्रांजैक्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। A फॉर एटॉमिसिटी, C stands for consistency, I stands for isolation, D stands for durability, not deadlock. Okay, so यहाँ पे नॉट पूछा है, so this is not. Okay, आपको बस अगर फुल फॉर्म भी पता होगा एसिड का, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। Okay, देन नेक्स्ट इज, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। कंसिडर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग 2 बैंक अकाउंट्स X and Y। ओके, हमारे पास 2 अकाउंट्स है X and Y। रीड X, हमने X की वैल्यू रीड करी, जो भी वैल्यू है, X की वैल्यू -50 करी, ओके, एंड राइट X किया, ठीक है, वापस राइट कर दिया X की वैल्यू। फिर रीड Y किया, Y में 50 इंक्रीमेंट किया एंड राइट Y कर दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बोल रहा है द कंस्टेंट दैट सम ऑफ X एंड Y मस्ट रिमेन कांस्टेंट इज दैट ऑफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है? अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ X एंड Y, जो X और Y का सम है फाइनली वो सेम रहना चाहिए, ये बोल रहा है ये। तो यहाँ पे आप खुद सोचो, X और Y, अगर X में 50 कम हो रहा है और Y में 50 बढ़ रहा है, तो अगर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुली हुआ तो X और Y की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, दैट बेसिकली मीन्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा, अगर पूरा हुआ तो Y यहाँ से भी 50 जाएगा और यहाँ से 50 ऐड होगा। सो बेसिकली दिस इज ओके, पहले ये X प्लस Y था, सम ऑफ X एंड Y इज X प्लस Y, अभी क्या हो गया, X हो गया -50 और Y हो गया +50, है ना।
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये कांस्टेंट ही रहेगा। अगर पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हमारा रन हुआ तो ये चीज़ कांस्टेंट होगी, ठीक है। और आपको पता है एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, या तो पूरा ट्रांजैक्शन होगा या तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो इस केस में आपको ऐसा लग सकता है कि एटॉमिसिटी जो है ये इंश्योर कर रही है कि सम ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंस्ट्रेंट, ओके यहाँ बोल रहा है कंस्टेंट दैट सम ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर कहीं भी आपके डेटाबेस में कंस्टेंट से रिलेटेड बात हो रही है तो वो हमेशा कंसिस्टेंसी में आती है, ओके कहीं भी। इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि एटॉमिसिटी इम्प्लाइज कंसिस्टेंसी, अगर एटॉमिसिटी होगी इसमें तो वो कंसिस्टेंट होगा, बट अगर आपको कहीं भी कंस्टेंट के बारे में बात कर रहा है वो, तो आप उसको हमेशा कंसिस्टेंसी वाली चीज़ में ही कंसिडर करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है होगा कंसिस्टेंसी। आप कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन में, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में एटॉमिसिटी इम्प्लाइज कंसिस्टेंसी, बट कभी भी कंस्टेंट से रिलेटेड अगर बात हुई तो वो हमेशा कंसिस्टेंसी में आता है। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने अभी पढ़ा कि ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। तो अब हम क्या होगा, जैसे मोर देन वन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो उसको हमको एक शेड्यूल बना के फॉलो करना पड़ेगा सच दैट ट्रांजैक्शन जो है हमारा वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करे। So what is the definition of a schedule? Schedule of n transaction T1 to Tn, मान लीजिए हमारे पास n transactions है, वो उनका schedule बनेगा is an ordering of operation of transaction such that each transaction Ti participate in S and operation of Ti in S must appear in the same order as they appear in Ti। इसका मतलब ये होता है कि देखो हर एक ट्रांजैक्शन पार्टिसिपेट करना चाहिए एस में। एस यहाँ पे क्या है, ये हमारे शेड्यूल का नाम है। तो जो भी टी आई है हमारा ट्रांजैक्शन, यहाँ पे टी आई रेंजेस फ्रॉम 1 to n, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमारे शेड्यूल में आने चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, ऑपरेशंस ऑफ टी आई इन एस मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन टी आई। इसका ये मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे T1 T2 दो ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखो, सबसे पहले मैं राइट ए हो रहा है, फिर रीड ए हो रहा है, फिर राइट ए, फिर रीड बी, राइट बी। तो इसका जो सीक्वेंस है ये टी आई में, मतलब टी ऑफ 1 में जो है वो ही एस में भी रहना चाहिए, ठीक है। तो मान लो ये दो ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ये दो रीड राइट कर रहा है ए को, फिर ये रीड राइट, ये सी को रीड राइट कर रहा है और ये डी को रीड राइट कर रहा है। तो इसका जब हम शेड्यूल बनाएंगे तो शेड्यूल कुछ भी हो सकता है, बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन आने चाहिए, T1 T2 दोनों, T1 T2 दोनों आया है, मेरा कुछ भी मिस नहीं हुआ। 4 ऑपरेशन, टोटल 8 ऑपरेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई ऑपरेशन मिस नहीं हुआ। और दूसरा ये ऑर्डरिंग, लाइक राइट ए के बाद रीड ए के बाद राइट ए आया, सही है, फिर राइट बी आया, सही है, फिर राइट बी आया, सही है। बट इसके बीच में मैं सी का कुछ डाल दूंगी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका आपस में इंटरचेंज नहीं होने चाहिए आपके ऑपरेशंस, ओके। सो ये एक हमारा शेड्यूल हो गया। वैसे ये एक शेड्यूल हो गया, इसमें मैंने T2 को पहले पूरा कर लिया, फिर T1 को पूरा कर लिया, फिर T2 को पूरा कर रही हूँ, ठीक है। सो S1 S2 ये हमारे एग्जाम्पल हो गए शेड्यूल्स के। अब ये जो S2 है, एक स्पेशल टाइप का शेड्यूल होता है, सीरियल शेड्यूल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्सेप्ट जो है। तो एक शेड्यूल, सीरियल शेड्यूल इज़ बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ शेड्यूल। तो कौन से शेड्यूल्स को हम सीरियल बुलाएंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली शेड्यूल का डेफिनेशन क्या पढ़ा हमने कि हमारा हर एक ट्रांजैक्शन T1 से टेके Tn जो है वो S, जो शेड्यूल है हमारा S, उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। और दूसरा T1 की जो ऑर्डरिंग है, ये ऑर्डरिंग कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में ऑपरेशंस आ रहे हैं, इट्स ओके, लाइक मैं यहाँ राइट करके ये कर रही हूँ, इट्स ओके, पर ये RB को मैं कभी RA के पहले नहीं कर सकती, है ना। तो बस इतना सा है शेड्यूल। अब सीरियल शेड्यूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन शेड्यूल। लास्ट टाइम मैंने आपको शेड्यूल का डेफिनेशन बताया था कि एक शेड्यूल में n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रहते हैं, वो हर एक ट्रांजैक्शन प्रेजेंट होना चाहिए हमारे शेड्यूल में, और जो सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्फ्लिक्ट इन शेड्यूल। ये बहुत जगह आपको आगे अब यूज़ होगा, जब आप सीरियलाइजेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो ये टर्म अब बार बार यूज़ होगा। तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? 2 ऑपरेशंस आर सेड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट इफ दे फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस, ओके। तो ये 3 कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट में है। कंडीशंस क्या क्या कहती हैं? दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। T1 और T2 लेट्स से 2 ट्रांजैक्शन है, तो वो अलग अलग ट्रांजैक्शन को बिलोंग करेंगे।
सेकेंड इज दे एक्सेस द सेम डेटा आइटम, लाइक अगर एक एक्स आइटम है तो वो एक एक्स को ही एक्सेस कर रहे हैं या सिर्फ एक वाई को ही एक्सेस कर रहे हैं, लाइक सेम डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, याद रखना डिफरेंट ट्रांजैक्शन बट सेम डेटा आइटम। थर्ड पॉइंट इज वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन, उनमें से कोई एक है वो राइट होगा अगर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वन ऑफ देम या दोनों भी राइट हो सकते हैं, इट्स ओके, तो ये जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट में होगा। एग्जांपल आप देख लो, जैसे मान लो R1 ऑफ x, अब आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको ऐसे टर्म्स में लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि R1 ऑफ x का मतलब है कि रीड ऑपरेशन इन ट्रांजैक्शन T1, क्योंकि यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन 1 के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या रीड कर रहा है, x को रीड कर रहा है, रीड x इन T1। ओके, यहाँ पे W2x दिया हुआ है, तो इसका मतलब है राइट x इन T2, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है ना। तो ये वाला ट्रांजैक्शन आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 और T2 दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा आइटम, दोनों x को रीड या राइट कर रहे हैं, और थर्ड वन ऑफ देम इज राइट, ये राइट ऑपरेशन है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉन्फ्लिक्ट का, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। ओके, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसमें दोनों राइट कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन T1 है, एक ट्रांजैक्शन T2 है, दोनों सेम डेटा आइटम पे काम कर रहे हैं, और वन ऑफ देम इज रीड। अगर दोनों भी रीड हुआ तो इट्स ओके, राइट, वन ऑफ देम का बस आपको कंडीशन है, तो दोनों रीड हुआ तो भी चलेगा, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है बट सेकंड रीड कर रहा है, सेम डेटा आइटम पे ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन है 1 and 2, और वन ऑफ देम इज राइट, ये राइट ऑपरेशन है। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या नहीं होगा आप खुद सोच सकते हो, अगर मैं R1 में x रीड, मतलब ट्रांजैक्शन T1 में रीड कर रही हूँ x को, और ट्रांजैक्शन T2 में भी एक रीड कर रही हूँ x को, है ना, तो इस केस में क्या होगा, वन ऑफ देम इज राइट वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लिखोगे कैसे, उसका भी एक एग्जाम्पल देख लो। T1 T2 ये दो ट्रांजैक्शन है, सबसे पहला वाला जो एग्जांपल उसमें बोला है R ऑफ x, तो जब आप T1 के अंदर यहाँ लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है कि T1 के अंदर आ रहा है। और अगर आपको उस केस में वैसे दिया हुआ है एक साथ, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है कि कौन से ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन है ये। तो जब मैं यहाँ लिखूंगी तो मैं यहाँ से 1 हटा दिया, मैंने सिर्फ लिखा है R ऑफ x T1 में हो रहा है, W ऑफ x यहाँ हो रहा है ना, T2 में W ऑफ x हो रहा है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही सेकेंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है और यहाँ पे फिर राइट हो रहा है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, थर्ड। ठीक है, थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है और यहाँ पे वो रीड हो रहा है ना। तो देखो अलग अलग ट्रांजैक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेम डेटा आइटम पे ऑपरेट हो रहे हैं और वन ऑफ देम इज राइट, तो अभी ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन, आगे ये काफ़ी काम आने वाला है, सो इसको ध्यान में रखना। डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा आइटम एंड वन ऑफ देम इज राइट। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी। अभी तक आपको, अब मैंने जो स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाया था उसके हिसाब से शेड्यूल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, शेड्यूल्स बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी एंड शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे शेड्यूल्स बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी। तो इसमें बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, इसके टाइप तो 3 होते हैं पर इसमें 3 टाइप्स का होता है ये, पर इसमें 4 टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, उसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, आप बस टर्म आपको याद रखना है कि कौन से टाइप में क्या होता है, तो उससे इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला टाइप है रिकवरेबल शेड्यूल। तो रिकवरेबल शेड्यूल बेसिकली क्या बोलता है, इन दिस नो ट्रांजैक्शन टी इन एस जब भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी तो इसका मतलब है शेड्यूल। ओके, दिस इज द शेड्यूल। Okay, T is a transaction. Any transaction in S commits until all the transaction T dash in S that have written an item read by T have committed. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है डेफिनेशन देख के, पर आपसे डेफिनेशन ऑब्वियसली कोई नहीं पूछेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने T1 में डेटा रीड किया, अपडेट की वैल्यू और राइट किया। अब ये T2 जो है ये राइट कर रहा है, तो T2 क्या करेगा, ये जो वैल्यू अपडेटेड है ये रीड करेगा, सॉरी ये वाली वैल्यू रीड करेगा वो। मतलब यहाँ पे मान लो इनिशियली मेरा x की वैल्यू 10 थी, ठीक है, ये 10 से अपडेट होके 11 हुई, तो अब ये जो T2 है ये इस 11 को रीड करेगा, है ना, यहाँ पे x इक्वल्स टू 11 रीड करेगा ये। तो अगर ये T1 जो राइट कर रहा है वो कमिट हो गया पहले, और T2 जो इस राइट वाले वैल्यू को रीड कर रहा है वो बाद में कमिट हुआ, तो ये रिकवरेबल है।
ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, ऐसा याद रखो, जो पहले राइट कर रहा है उसको पहले कमिट होना है, ठीक है, और जो बाद में रीड कर रहा है उसको बाद में कमिट होना है। अगर ये पहले हो गया तो नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज़ कि आप पहले आपने राइट किया, अब ये राइट वाली वैल्यू यहाँ पे रीड हो रही है। अगर ये रीड पहले कमिट हो गया है ना, और ये राइट बाद में कमिट हुआ, तो ये रिकवरेबल नहीं है, दिस इज़ नॉट रिकवरेबल। इस क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आप ये भी समझो कि मान लो ये मैंने कमिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू आई थी 11, मेरी इस केस में देख लो 11 आई थी, ठीक है, और मैंने ये कमिट कर दिया है ना। तो ये जो मेरा ट्रांजैक्शन है इसने 11 वैल्यू ले ली। अब ये 11 वैल्यू आगे जाके कहीं यूज़ करेगा, कुछ भी करेगा, पर मान लो ये कमिट ना हो के यहाँ पे ये एबॉर्ट हो जाता या रोल बैक हो जाता, तो क्या होता कि मेरी जो ये राइट ऑफ एक्स थी ना, ये गलत हो गई बेसिकली। तो अब पर हम कभी भी इसके पहला वाला जो रीड था, लाइक इनिशियल वैल्यू थी, वो रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम है अनरिकवरेबल, है ना। ये क्यों नहीं है रिकवरेबल? क्योंकि अगर आप राइट करके यहाँ पे रीड कर रहे हो और उस रीड को कमिट कर दे रहे हो, तो आप कभी भी इसके पहले जो वैल्यू थी वहाँ पे नहीं जा सकते, राइट। अब ये कमिट नहीं हुआ होता तो यहाँ पे हमको दिक्कत आ जाती। तो इसलिए बोला जाता है रिकवरेबल शेड्यूल्स वही होते हैं जो पहले राइट करके पहले कमिट करें और रीड करके बाद में कमिट करें, ठीक है। ऐसा इसको एक लाइन में याद रखना, रिकवरेबल शेड्यूल मतलब जो पहले राइट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन पहले कमिट करेगा, ठीक है। ये राइट कर रहा है वो पहले कमिट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रीड है तो इसका ऐसे याद रख सकते हो आप कि ये 1 है, ये 2 है। अगर राइट है, सॉरी, अगर यहाँ पे राइट है और यहाँ पे रीड है, तो इस वाले को पहले कमिट होना है, फिर इसको कमिट होना है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टाइप नहीं है, मैं बार बार बोलूँगी, इसके 3 ही टाइप्स होते हैं। कास्केडिंग रोल बैक इज़ नॉट अ टाइप ऑफ शेड्यूल, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कास्केडिंग रोल बैक होता क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन है मेरे पास, T1, T2 एंड T3। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ T1 से। T1 में मैंने रीड किया, x की वैल्यू अपडेट करी और राइट किया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रीड होगी, है ना। अब देखो ये वाला डेटा अभी तक कमिट नहीं हुआ है मेरा, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, ये कर दिया, ये ठीक है। ये वाली राइट वाली वैल्यू यहाँ पे रीड हुई। अब मान लो मेरा यहाँ पे अबॉर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ समझा रही थी कि अबॉर्ट होने से क्या होगा, अगर ये अबॉर्ट हुआ मेरा ऑपरेशन, तो मुझे ये सारी चीज़ें अंडू करनी है, ठीक है। अगर मेरे ये अबॉर्ट किया मैंने, तो ये अंडू हुआ, तो साथ में ये पूरा का पूरा भी अंडू होगा। ये क्यों होगा अंडू? क्योंकि इसने ये जो राइट मतलब ये ट्रांजैक्शन ने एक्स की वैल्यू जो राइट की थी, ये उसको रीड कर रहा है ना। तो चूंकि इसने गलत वैल्यू राइट करी थी, ये भी गलत हो गया पूरा ट्रांजैक्शन, और ये भी हो गया। तो एक ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हुआ, उसके कारण आपको कंटिन्यूसली और भी ये सारे भी रोल बैक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कास्केडिंग रोल बैक, मतलब एक अबॉर्ट के कारण मुझे बाकी 2 और 1 या उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी वापस रोल बैक करने पड़े, तो दैट इज नोन एज कास्केडिंग रोल बैक। हम क्यों कर रहे हैं अबॉर्ट, ध्यान रखो कि ये x है। जैसे मान लो x मेरा इनिशियली 10 था, ठीक है, इस वाले ने इसको 11 किया और इसने राइट कर दिया, तो x अब मेरा 11 हो गया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इस 11 को रीड कर रहा है ना। तो इस 11 को रीड करके वो 12 कर दे रहा है और फिर राइट कर रहा है। अब ये इस 12 को करके 13 कर दे रहा है, ठीक है। अबॉर्ट होने से क्या होता था, याद है आपको? अबॉर्ट होने से कोई भी सिस्टम ये पूरे ट्रांजैक्शन के पहले जो स्टेट था, दैट इज x = 10, ये उस पे जाना चाहेगा, है ना। अबॉर्ट में क्या होता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके पहले जो भी सेफ स्टेट था वहाँ पे जाता है ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे सेफ स्टेट क्या था, x = 10, है ना। इस ट्रांजैक्शन के पहले x की वैल्यू 10 थी, तो x की वैल्यू 10 जाने के लिए उसको सिर्फ यही नहीं माइनस करना पड़ेगा, उसको ये भी माइनस करना पड़ेगा, ये भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 13 हो गई अब, है ना। तो एक अबॉर्ट के कारण जब आप 1 और मोर ट्रांजैक्शन को रोल बैक करते हो, तो दैट इज नोन एज कास्केडिंग रोल बैक, ठीक है। अब बाकी 2 टाइप्स पे आते हैं इसके शेड्यूल बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी के। तो अब आते हैं सेकंड और थर्ड टाइप के शेड्यूल्स बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी। इसकी बात कर रहे थे हम लोग ने, सबसे पहला टाइप पढ़ा था रिकवरेबल शेड्यूल, और उसके बाद हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था कास्केडिंग रोल बैक। तो अब आते हैं इसमें कास्केडलेस शेड्यूल, ठीक है। तो कास्केडलेस शेड्यूल में क्या होता है, इसका डेफिनेशन है एवरी ट्रांजैक्शन टी रीड ओनली आइटम्स विच आर रिटर्न बाय अ कमिटेड ट्रांजैक्शन। इसका ये मतलब है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है टी, वो वही डेटा रीड करे जो किसी और
ट्रांजैक्शन जिसने राइट किया है वो कमिट हो जाए। इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, बट देखो आप ये रीड कर रहा है, ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन टी रीड ओनली आइटम्स, क्या आइटम रीड करेगा वो, एक्स रीड कर रहा है, तो विच आर रिटर्न बाय कमिटेड ट्रांजैक्शन। ये एक्स किसने राइट किया, इसने राइट किया था रिसेंटली, ठीक है। अब ये जो है ये कमिटेड होना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन एक्स को राइट कर रहा है वो कमिट होना चाहिए, तभी T2 उसको रीड करेगा। ये है बेसिकली, जैसे यहाँ पे देखो फिर ये एक्स रीड कर रहा है, इसने राइट किया पर ये कमिटेड है, राइट, तो ये बिल्कुल चलेगा आपको। तो ये हो गया एक एग्जांपल कास्केडलेस शेड्यूल का, ठीक है। यहाँ पे कास्केडलेस क्यों बोल रहा है वो, कि देखो यहाँ पे कास्केडिंग रोलबैक्स नहीं है, तो इसलिए इसका नाम वहीं से आया, तो वो टर्म इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। ये आते हैं थर्ड टाइप में, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। स्ट्रिक्ट शेड्यूल ये बोलता है ट्रांजैक्शन नीदर रीड्स और राइट एन आइटम एक्स अंटिल द लास्ट ट्रांजैक्शन दैट रोट एक्स हैज़ कमिटेड और अबॉर्टेड, ठीक है। यहाँ पे कमिट अबॉर्ट कुछ भी चलेगा उसको, बट वो ये बोलता है कि यहाँ पे जो रीड है, रीड या राइट कुछ भी हो वो तभी होगा जब लास्ट ट्रांजैक्शन विच रोट द डेटा, बार बार ध्यान रखना ये रोट की बात कर रहा है, रोट हैज़ कमिटेड और अबॉर्टेड, ये कमिट हो गया और उसके बाद यहाँ पे रीड राइट हो रहा है तो इट्स ओके। तो बेसिकली आप देखो क्या मतलब होता है दोनों का। जो कास्केडलेस शेड्यूल होते हैं, कास्केडलेस शेड्यूल ये बोलता है कि रीड होगा, कास्केडलेस शेड्यूल बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी राइट अगर आप कर रहे हो डेटा को तो उसको कमिट करो, उसके बाद ही आप डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। ये बोलता है वो कि यहाँ पे राइट कर रहे हो अगर डेटा को आप, तो उस ट्रांजैक्शन को पहले कमिट करो और उसके बाद यहाँ पे रीड कर सकते हो। पर स्ट्रिक्ट क्या बोलता है कि आप राइट करो और उसके बाद कमिट करो, फिर रीड या राइट दोनों में से कुछ भी तभी परफॉर्म कर सकते हो जब ये राइट है वो कमिट हो जाए उसके बाद। यहाँ पे सिर्फ रीड के लिए था, यहाँ पे सिर्फ रीड के लिए कंडीशन दी हुई थी, यहाँ पे रीड राइट दोनों के लिए दी हुई है। देखो नाइदर रीड नॉर राइट, है ना, नाइदर रीड्स नॉर राइट। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल में क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर आपने एक ट्रांजैक्शन उस डेटा पे राइट कर रहा है तो वो कमिट हो जाए, उसके बाद ही कोई और ट्रांजैक्शन उसको रीड या राइट कर सकता है। यहाँ पे था कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर डेटा पे राइट कर रहा है तो वो कमिट हो जाए, उसके बाद ही आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे राइटिंग के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, पर स्ट्रिक्ट में राइटिंग रीडिंग दोनों के ऊपर कंडीशंस है। इसकी एक बार समरी देख लेते हैं हम लोग कि कैसे होता है ये, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, शेड्यूल्स बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी। तो शेड्यूल सबसे पहला टाइप था रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल क्या बोलता है, पहले अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन डेटा पे राइट ऑपरेशन कर रहा है और वो दूसरा ट्रांजैक्शन उस रिटर्न डेटा को रीड कर रहा है तो वो पहले कमिट होना चाहिए, रीड वाला बाद में कमिट होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन T1 है, लेट्स से ये T2 है, तो जो भी राइट कर रहा है वो पहले कमिट होगा, रीड वाला बाद में कमिट होगा, ठीक है। सेकंड इज कास्केडलेस शेड्यूल्स, ठीक है। कास्केडलेस शेड्यूल्स क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन डेटा पे राइट कर रहा है वो कमिट हो, उसके बाद ही दूसरा ट्रांजैक्शन उसको रीड कर सकता है, यहाँ पे कमिटेड डेटा ही रीड होगा, ठीक है। ये कास्केडलेस हो गया। स्ट्रिक्ट वाला ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन डेटा को राइट कर रहा है तो वो कमिट करो, उसके बाद रीड या राइट दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे राइट के लिए कोई प्रोहिबिशंस नहीं थे, बट यहाँ पे रीड राइट दोनों के लिए आ चुका है वो चीज़, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि देखो धीरे धीरे आप देख रहे होगे कि स्ट्रिक्टनेस जो है शेड्यूल्स की बढ़ते जा रही है। तो ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हो कि ये सारे शेड्यूल्स का सेट है, उसके अंदर एक उसका एक सबसेट है रिकवरेबल शेड्यूल, उसके अंदर है कास्केडलेस और उसके अंदर है स्ट्रिक्ट। अगर कोई एक शेड्यूल स्ट्रिक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सब वो होगा ही होगा, और अगर कोई भी एक शेड्यूल कास्केडलेस है तो वो रिकवरेबल होगा ही, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। अगर कोई भी शेड्यूल रिकवरेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ये शॉर्टकट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, बट ये वाला एक फ्लो चार्ट अगर आप याद रख लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे करना है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम थोड़े। तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो अभी तक हमने 3 टाइप के शेड्यूल्स पढ़े, मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया था वो यहाँ लिखा हुआ है, रिकवरेबल, राइट, रीड, कमिट और उसके बाद ये ऐसा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें बस मैं ये चेक करूँगी कि कौन सा शेड्यूल स्ट्रिक्ट है, कौन सा कास्केडलेस है, कौन सा रिकवरेबल है, वगैरह वगैरह। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले।
यहाँ पे डॉट, देखो आपको हमेशा एक सीरियल अगर दिया रहेगा तो वो अब इसी फॉर्म में दिया रहेगा, आपको उसको ऐसे ब्रेक करना आना चाहिए, पर आपको ये करना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। अब इसके आगे जो आप सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें भी आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ करनी पड़ेगी। देख लो T1 और T2 दो ट्रांजैक्शन है, मैं 2 ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होगे नंबर 1 और 2 ही है बस, ठीक है, यहाँ कहीं 3 नहीं आया, तो मैंने ऐसा लिखा। अब लिखा मैंने R1x, मतलब R ऑफ x यहाँ पे आएगा, फिर है W ऑफ x, यहाँ लिख दिया R2 ऑफ x, तो मतलब सेकेंड ट्रांजैक्शन पे लिखूँगी मैं ये, फिर R1 ऑफ x, फिर ये यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, उसके बाद राइट 2 ऑफ x, ये हुआ, फिर कमिट 2, यहाँ पे कमिट हो गया, C2 लिखा है मतलब कमिट 2 हुआ है वो, और A1 लिखा है मतलब ये वाला अबॉर्ट हो गया। A स्टैंड फॉर अबॉर्ट, ओके, C स्टैंड फॉर कमिट। तो अब आपको बताना है क्या ये शेड्यूल रिकवरेबल है, कास्केडलेस है, या स्ट्रिक्ट, तीनों में से कौन सा है ये, ठीक है, आपको ये बताना है। तो आप देखो, सबसे पहली चीज़ हम रिकवरेबल चेक करेंगे, क्योंकि अगर रिकवरेबल नहीं हुआ, लास्ट टाइम जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था उसमें ये था कि सबसे अंदर आता है स्ट्रिक्ट, उसके बाद आता है कास्केडलेस, फिर आता है रिकवरेबल। तो अगर रिकवरेबल ही नहीं है कोई शेड्यूल तो आप बाकी दोनों तो होगा ही नहीं, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम रिकवरेबल से स्टार्ट करते हैं। तो रिकवरेबल क्या बोलता है, कोई भी अगर राइट रीड ऑपरेशन आए साइमल्टेनियसली, लाइक राइट के बाद अगर कोई और ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है अगर, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है मुझे, ये राइट कर रहा है और देन ये रीड कर ले रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, जो राइट वाला ऑपरेशन है वो पहले कमिट होना चाहिए। अच्छा, राइट वाला ऑपरेशन ये है T1, क्या T1 T2 से पहले कमिट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये पहले कमिट हो रहा है, देखो राइट, जो राइट किया वो पहले कमिट हो रहा है, जबकि वहाँ क्लियर कट आपको दिख रहा है रिकवरेबल में क्या होता है, अगर राइट रीड है ऑपरेशन तो राइट वाला पहले कमिट होगा। तो ये जो है ये रिकवरेबल नहीं है, और अगर रिकवरेबल नहीं है तो ये कास्केडलेस नहीं होगा और स्ट्रिक्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये तीनों चीज़ आती है एक एक करके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मुझे शेड्यूल के फॉर्म में ही दिया हुआ है डायरेक्टली, तो आपको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है कि रीड है, राइट है, फिर यहाँ राइट है, ये कमिट है, ये कमिट है। तो सबसे पहले हम रिकवरेबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ R स्टैंड फॉर रिकवरेबल, C स्टैंड फॉर कास्केडलेस एंड S स्टैंड फॉर स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे देखो रिकवरेबल का क्या है, फिर से राइट रीड कमिट कमिट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या ऐसा राइट रीड पेयर? देखो आपको राइट रीड पेयर नहीं दिखेगा, नहीं है क्योंकि यहाँ पे राइट रीड पेयर, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज ओके। सेकेंड कास्केडलेस, कास्केडलेस क्या बोलता है, राइट वाला पहले कमिट होगा, ठीक है। तो T1 पहले राइट कर रहा है ना, और T1 पहले कमिट हो रहा है, T2 बाद में राइट कर रहा है तो वो बाद में कमिट हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये कास्केडलेस भी है। वैसे यहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो राइट रीड पेयर चाहिए, यहाँ पे राइट रीड पेयर है ही नहीं, ठीक है, तो वो अपने आप कास्केडलेस होगा ही। बट लास्ट वाला स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या बोलता है कि राइट के बाद कमिट होने के बाद ही मैं दूसरा ऑपरेशन से रीड या राइट कर सकती हूँ, ठीक है। तो राइट के बाद कमिट होने के बाद ही मैं रीड या राइट कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट और कमिट के बीच में दूसरा ऑपरेशन राइट कर ले रहा है, तो ये गलत है, ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है। ये रिकवरेबल है, ये कास्केडलेस है, पर स्ट्रिक्ट नहीं है। तो कैसे चेक कर रही हूँ मैं, बस आपको ये टेबल याद रखनी है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको राइट रीड पेयर मिला तो आप चेक करो कमिट कौन पहले हो रहा है। अगर आपको राइट के बाद ऐसा रीड मिल रहा है तो देखो ये वाला तुरंत कमिट हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे देखो राइट के बाद रीड राइट है तो यहाँ पे कमिट हो रहा है कि नहीं, बस आपको इतना चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे कास्केडलेस क्यों आया मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि कास्केडलेस में जो कंडीशन है वो राइट रीड पे दी हुई है, राइट के बाद रीड होने से पहले कमिट होना चाहिए, पर यहाँ पे राइट के बाद राइट है तो वो चीज़ को हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, और रीड राइट, ओके ओके, हाँ। तो अब आप चेक करो रिकवरेबल, कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। रिकवरेबल सबसे पहले देखो, रिकवरेबल में क्या चाहिए अपने को, अगेन राइट रीड पेयर। तो राइट रीड पेयर है यहाँ पे नहीं है एक भी ना, यहाँ पे रीड रीड है, राइट के बाद कभी रीड हो ही नहीं रहा है डेटा, तो रिकवरेबल तो होगा ही है। कास्केडलेस में क्या होता है, फिर से राइट के बाद रीड, क्या यहाँ पे राइट के बाद रीड हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। देन आते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल। स्ट्रिक्ट शेड्यूल ये बोलता है कि एक बार राइट का आपका आ गया तो तुरंत के तुरंत वहाँ पे कमिट आना चाहिए, पर यहाँ तुरंत के तुरंत कमिट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका ये दो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं,
तो अगेन ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, ओके। अब इसमें आप रिकवरेबल चेक करोगे तो WR है कुछ भी, WR एक भी नहीं है, तो ये रिकवरेबल तो होगा, ठीक है। कास्केडलेस में देखो फिर WR एक भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रिक्ट में। स्ट्रिक्ट बोलता है राइट, उसके बाद कुछ भी हो, रीड या राइट कुछ भी हो, कमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो राइट के बाद तुरंत कमिट हो रहा है, राइट के बाद तुरंत कमिट, राइट के बाद तुरंत कमिट, तो ये शेड्यूल स्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी फिर वही चीज़, 3 चीज़ चेक करेंगे हम। सबसे पहले रिकवरेबल क्या बोलता है कि राइट रीड पेयर अगर हुआ तो जो पहले राइट कर रहा है वो पहले कमिट होगा। यहाँ देखो राइट रीड पेयर एक भी नहीं है, रिकवरेबल होगा, ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद कास्केडलेस में क्या होता है, राइट रीड पेयर अगर हुआ तो राइट वाला रीड से भी पहले कमिट होना चाहिए। यहाँ पे फिर राइट रीड पेयर नहीं है मेरे, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज स्ट्रिक्ट क्या बोलता है कि राइट के तुरंत बाद कमिट आना चाहिए, पर यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। राइट के बाद यहाँ पे और ऑपरेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है राइट के बाद कमिट, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, उसके थ्रू आपसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद हमें गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे चीज़ें और थोड़ी क्लियर होंगी। और जो मैंने एक टर्म बोला था बीच में, कास्केडिंग रोल बैक, अब हम उसका भी एक बार यूज़ देखें। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेड्यूल, बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो एक शेड्यूल इस फॉर्म में दिया रहेगा, गेट के हर क्वेश्चन में शेड्यूल इसी फॉर्म में दिया रहता है, आपको ब्रेक करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ब्रेक कर लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 और 2 दो ही वैल्यूज़ दिख रही हैं, तो T1 और T2 आप 2 में ब्रेक कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, R2 ऑफ x, सो R ऑफ x यहाँ पे आएगा T2 के अंदर, R1 ऑफ x मतलब यहाँ पे आएगा R ऑफ x, R2 ऑफ y यहाँ पे आएगा, उसके बाद W1 ऑफ x, तो यहाँ पे आ गया R1 ऑफ y, W2 ऑफ x, abort 1 के बाद abort 2, ठीक है। आपने शेड्यूल बना लिया। अब आपको पूछ रहा है विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस दिए। सबसे पहले S इज नॉन रिकवरेबल, S इज रिकवरेबल एंड हैव कास्केडिंग रोल बैक, S डजंट हैव अ कास्केडिंग रोल बैक एंड S इज स्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको ये चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन से ही वर्कआउट करेंगे हम, नॉन रिकवरेबल, ठीक है। तो नॉन रिकवरेबल के लिए क्या होता है, रिकवरेबल के लिए क्या कंडीशन थी, अगर आप राइट के बाद रीड कर रहे हो तो राइट वाला पहले कमिट होना चाहिए और रीड वाला बाद में कमिट होना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है, आप देखो राइट रीड पेयर, तो देखो आप राइट रीड पेयर जब चेक करोगे ना, अभी तक हम जो कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल था हमारे पास x, पर यहाँ पे आपको x और y 2 वेरिएबल है, तो आप देखना कि सेम वेरिएबल पे होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, क्योंकि सेम वेरिएबल पे ही आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है ना। तो आप सेम वेरिएबल के लिए चेक करोगे, तो आप सेम वेरिएबल के लिए देखो अगर राइट ऑफ एक्स और रीड ऑफ एक्स का पेयर मिल रहा है क्या आपको। देखो राइट ऑफ एक्स यहाँ पे राइट ऑफ एक्स के बाद रीड ऑफ एक्स यहाँ पे कहीं नहीं है, इसके बाद इसके नीचे देखूंगी मैं, इसके बाद यहाँ पे कहीं राइट ऑफ एक्स है ही नहीं मेरा, तो ये जो है ये रिकवरेबल होगा, दिस शेड्यूल इज रिकवरेबल, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एस इज रिकवरेबल, हाँ एस इज रिकवरेबल बिल्कुल है, एंड हैव कास्केडिंग रोल बैक, ठीक है। तो अब मैंने जो टर्म आपको पहले पढ़ाया था कास्केडिंग रोल बैक, उसका काम यहाँ पे आता है। तो कास्केडिंग रोल बैक का क्या मतलब था कि अगर कोई भी डेटा राइट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है, तो ये जो रीड है ये गलत है मेरा, क्यों, क्योंकि अभी तक ये कमिट नहीं हुआ है। अगर ये एबॉर्ट हो गया तो मेरा ये भी एबॉर्ट हो जाएगा, है ना। ये था मेरा कास्केडिंग रोल बैक। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या आपको कोई भी राइट रीड पेयर मिल रहा है, देखो राइट के बाद कोई रीड नहीं है, तो यहाँ पे कास्केडिंग रोल बैक नहीं है, ठीक है। एस डजंट हैव अ कास्केडिंग रोल बैक, ये अभी हमने चेक किया, कास्केडिंग रोल बैक नहीं है इसमें। और लास्ट है एस इज स्ट्रिक्ट। तो एस इज स्ट्रिक्ट के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्ट बोलता है कि अगर मैं कोई भी डेटा राइट कर रहा हूँ तो उसके तुरंत बाद कमिट आए मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो राइट के 2 बाद आ रहा है अबॉर्ट, ठीक है, अगर राइट के तुरंत बाद आता तो इट्स ओके, बट यहाँ पे 2 ऑपरेशंस बाद में आ रहा है, तो एस स्ट्रिक्ट भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हुआ। अब इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन बिल्कुल आ सकता है आपको कि यहाँ पे मैं अबॉर्ट लिख रही हूँ, तो जब मैं ये अबॉर्ट करूँगी तो मेरा ये भी अबॉर्ट होगा, पर ऐसा नहीं होगा। देखो T2 अबॉर्ट बिल्कुल होगा, बट उसका रीज़न ये है, ना कि इसका अबॉर्ट होना, ठीक है।
ये अपने में अबॉर्ट होगा, ये अपने में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कास्केडिंग रोलबैक में क्या होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप कोई भी ऑपरेशन राइट कर रहे हो, राइट ऑफ एक्स कर रहे हो, और अगर आप उसको रीड कर रहे हो तो ये जो रीड है ये गलत है हमारा, है ना। क्यों गलत है? क्योंकि एक्स T1 ने जो एक्स राइट किया है वो अभी तक आपका कमिट नहीं हुआ है या अबॉर्ट कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, और आप उस डेटा को रीड कर रहे हो। तो अब अगर ये वाला ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गया तो मेरा ये भी अपने आप अबॉर्ट होगा। सो दिस इज़ कास्केडिंग रोलबैक। अगर आप कोई भी अनकमिटेड डेटा को यहाँ रीड कर रहे हो और ये फिर अबॉर्ट हो रहा है तो उसके कारण ये भी अबॉर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट ऑफ एक्स के बाद आप रीड ऑफ एक्स कहीं कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे रीड ऑफ एक्स पहले हो जा रहा है, यहाँ पे रीड ऑफ एक्स हो रहा है, ठीक है। राइट ऑफ एक्स के बाद कहीं राइट ऑफ वाई, राइट ऑफ एक्स है ही नहीं, ठीक है, यहाँ कहीं नहीं है। देखो आप खुद देख लो, यहाँ कहीं नहीं है। तो ये T2 से अबॉर्ट हो रहा है ना, उसका रीज़न ये है, ना कि ये। तो यहाँ पे कास्केडिंग रोलबैक नहीं है। सो सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। देयर इज़ नो कास्केडिंग रोलबैक इन दिस, ठीक है। अब ये टॉपिक आपका हो गया शेड्यूल बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी। अब इसके टॉपिक के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा शेड्यूल रिकवरेबल है, कौन सा स्ट्रिक्ट है। तो आपको बस याद रखना है ऐसा सीक्वेंस कि किसके बाद क्या होता है, किसमें। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक का नाम है शेड्यूल्स बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। तो अब हम वापस शेड्यूल्स और सीरियल शेड्यूल्स इनकी बात करेंगे।